हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो अध्याय 2B चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारिता। और हमने पिछले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, उसकी विद्युत धारिता के लिए व्यंजक पढ़ा था और धारिता को बढ़ाने की शर्तें पढ़ी थी। आपको याद हो तो उस व्यंजक में हमने दोनों प्लेटों के कारण प्लेटों के मध्य किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात की थी। बच्चों, परिणामी तीव्रता ये आई थी, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की, ये आई थी। और साथ में क्या था, ये था। इसे हम एक और रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों पढ़े, ये लिखा है Q बटे A। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 की। इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर। लेकिन बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम में है। हम कैसे कहेंगे परावैद्युत माध्यम में है? तो पढ़े, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। लेकिन बच्चों, यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु हो तो फिर माध्यम वायु का परावैद्युतांक तो 1 होता है। तो यहां से k को हम हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूत्र आएगा E बराबर सिग्मा और बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। आप जानते हैं बच्चों कि सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि माध्यम वायु हो प्लेटों के मध्य तो परिणामी तीव्रता का सूत्र यह होता है दोनों प्लेटों के कारण। और यदि परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता, परिणामी तीव्रता का सूत्र यह होता है। ठीक है, अब हम उस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करने जा रहे हैं जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो और शेष भाग में वायु होनी चाहिए। तो आप इस चित्र को देखें, बोर्ड पर चित्र बना हुआ है। ये उस समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र है, आप ध्यान से देखें, जिसकी प्लेटों के मध्य कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई T है और शेष भाग जो खाली है उसमें अभी भी क्या भरी हुई है, वायु। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारिता। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि प्लेटों के मध्य माध्यम कितने प्रकार के, दो, तो दोनों प्लेटों के कारण परिणामी तीव्रताएं भी दो प्रकार की होंगी। एक वायु माध्यम में जो कि ऐसी होगी और एक परावैद्युत माध्यम में जो कि ऐसी होगी। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था पिछले व्यंजक में कि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित प्लेटों के बीच की दूरी या बीच की दूरी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों यहां पर आप देखें, माध्यम कितने प्रकार के हैं, दो, तो तीव्रताएं भी कितने प्रकार की, दो, तो क्लियर है विभवांतर भी दो प्रकार के होंगे। और हमें चाहिए धारिता। आप जानते हैं कि धारिता को C से दर्शाते हैं और ये बराबर होता है Q अपॉन V। यहाँ V क्या है, तो दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विभवांतर। अरे, तो यदि इसका मतलब ये निकला, यदि हमें विद्युत धारिता ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, तो पहले दोनों माध्यमों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रताएं। ठीक है, फिर उसमें दूरियों का गुणा करके निकालेंगे विभवांतर दोनों माध्यमों का। जब विभवांतर निकल जाए तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर आएगा जिसे हम क्या लिखेंगे, V, और V का Q में दे देंगे, भाग हमें किसका मान मिल जाएगा, C। तो हम देखें इस चित्र में हमने दर्शाया क्या, ध्यान से सुनिएगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों R तथा S में प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A व प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका रखी है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो वायु भाग की दूरी, बच्चों आप देखें, टोटल दूरी d है और परावैद्युत माध्यम की मोटाई t है, तो स्वाभाविक के बाकी जो बचा वो दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस टी। तो वायु भाग की मोटाई d माइनस टी होगी। प्लेट R को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट S की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित होता है जिसे भूसंपर्कित किया जाता है। तो प्लेटों के मध्य वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, बच्चों उस परिणामी तीव्रता को हमने ये लिखा, वायु माध्यम में है और वो तीव्रता क्या होगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ऊपर क्या आएगा, सिग्मा, और बटे होगा एप्सिलॉन 0। लेकिन बच्चों हम इस सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है। यदि यहां रखेंगे तो Q ऊपर रह जाएगा और एक आ जाएगा नीचे, तो डेफिनेटली ये मान हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। और इसे कहेंगे दोनों प्लेटों के मध्य वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। तो ठीक इसी तरीके से हम दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में भी विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और इसी प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, बच्चों उस परिणामी तीव्रता को हमने EK लिख दिया, EK। ठीक है, मान क्या आएगा, तो आप जानते हैं आएगा तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, साथ में क्या भी रहेगा, K बराबर है।
लेकिन इस Q की जगह सिग्मा की जगह सिग्मा का मान रख सकते हैं, तो ये मान हो जाएगा Q और A कहां उतर जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 QA। बच्चों याद रखिएगा, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। बताएंगे सिग्मा क्या है, याद है आपको? तो सिग्मा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, अब जो ध्यान से देखिएगा, ये हमने तीव्रताएं ज्ञात कर ली हैं, पर हमें तो चाहिए विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं तीव्रता गुणित दूरी बराबर क्या होता है, विभवांतर। और चूंकि तीव्रताएं कितने प्रकार की, दो, तो विभवांतर भी कितने प्रकार के होंगे, दो। और यदि हमें कुल विभवांतर चाहिए तो दोनों को जोड़ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब प्लेटों के मध्य परिणामी विभवांतर V बराबर, लेकिन बच्चों ये विभवांतर कितने विभवांतरों का योग होगा, दो। तो एक विभवांतर VA, ये वायु माध्यम में विभवांतर, और एक विभवांतर VK, ये परावैद्युत माध्यम में विभवांतर। दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा, तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर या परिणामी विभवांतर हो गया। लेकिन बच्चों ये सूत्र ये कहता है, यदि आपको किसका मान चाहिए, V का, तो आपके पास दो मान होने चाहिए, एक VA का और एक VK का। VA मतलब वायु माध्यम में विभवांतर, VK मतलब परावैद्युत माध्यम में विभवांतर। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चूंकि बच्चों ये वायु माध्यम में विभवांतर है, तो तीव्रता वायु माध्यम की चाहिए, दूरी भी वायु माध्यम की चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, वायु माध्यम की तीव्रता मतलब ये ने गुणित में आएगी वायु माध्यम की दूरी। तो वायु माध्यम की दूरी कितनी है बच्चों, d माइनस टी। तो यहां रख देते हैं d माइनस टी, चिन्ह काय का प्लस। पढ़ो ये क्या लिखा है, VK। VK क्या है, तो परावैद्युत माध्यम में विभवांतर। तो इसके लिए तीव्रता भी परावैद्युत माध्यम की चाहिए, दूरी भी परावैद्युत माध्यम की चाहिए। तो परावैद्युत माध्यम की तीव्रता बोले तो EK, और परावैद्युत माध्यम की दूरी बोले तो T। तो यहां रख देते हैं गुणित में T। अब ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण ये कहती है कि यदि हमें V का मान चाहिए, तो अब हमें दो मानों की जरूरत है, एक EA और एक EK। आप जानते हैं हमने दोनों मान ऊपर लिख रखे हैं, तो उन मानों को यहाँ फिट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, EA का मान है बच्चों Q बटे एप्सिलॉन 0A, और गुणित में क्या है, d माइनस टी, चिन्ह काय का प्लस। ये जो EK है इसका मान है बच्चों Q बटे एप्सिलॉन 0K, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, T। आप ध्यान से देखेंगे, दोनों पदों में बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, A यहाँ भी है, यहाँ भी है। अरे तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या क्या जाएगा, तो एक तो Q बटे में एप्सिलॉन 0A, बच्चों ये सब बाहर निकल लिए। तो हम देखेंगे अंदर क्या बचा, तो डेफिनेट यहाँ बचेगा d माइनस टी, चिन्ह काय का प्लस। और यहाँ बच्चों देखिएगा, ऊपर क्या बचेगा T, नीचे क्या बचेगा K, तो ये हो जाएगा T अपॉन K। बराबर है बच्चों, ये हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, V का। लेकिन आप जानते हैं कि हमें V के मान की जरूरत नहीं, हमें C के मान की जरूरत है। और विद्युत धारिता की परिभाषा के अनुसार C बराबर Q बटे V होता है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा है कि जब भी किसका मान ज्ञात करना हो C का, तो Q और V का एक तरफ होना जरूरी है। तो आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है V, ये क्या लिखा हुआ है Q। हम इस Q को इधर ले लेते हैं, तो साई के इधर बटे में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझना। तो यहाँ क्या आएगा, V, इसके बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, Q बराबर। तो ऊपर क्या बचेगा, तो केवल ये ब्रैकेट, इसको लिख देते हैं। अंदर क्या लिखा है, d माइनस टी, प्लस में क्या लिखा है, T अपॉन K, और इसके बटे में क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन 0A, ये वाला ये। ठीक है बच्चों, ये है V बटे Q, हमें चाहिए C, और C बराबर होता है Q बटे V। और ये तो उल्टा है, तो इसको सीधा कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको पलट देते हैं। तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा Q बटे V, डेफिनेट बन जाएगा। तो जब इसको पलटा, अरे तो ये भी तो बराबरी का हक रखते हैं, तो पलटी इनको भी देना पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0A, कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर का जो पूरा ब्रैकेट है वो कहां आ जाएगा, नीचे। तो नीचे क्या क्या आएगा बच्चों, d माइनस टी, और प्लस क्या हो जाएगा, T अपॉन K। बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। समीकरण 1 क्यों डाला, तो हम जानते हैं कि Q बटे V को हम C तो लिख सकते हैं, पर विद्युत धारिता की परिभाषा तो उसका हवाला देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, किंतु विद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होता है बच्चों, विद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर Q और बटे क्या होता है V। तो ये परिभाषा क्या कहती है कि कहीं भी Q के बटे में क्या नजर आए, V, आप उसको बेधड़क हटा दीजिए, उसकी जगह क्या रख दीजिए, C, और ऐसा समीकरण 1 में है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से, बच्चों ध्यान से देखिएगा,
तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, तो इस Q बटे V को हम क्या लिख देंगे, C बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 A, इसके बटे में आ जाएगा D माइनस T और प्लस क्या हो जाएगा T अपॉन K। और इसे कहते हैं उस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत पदार्थ और शेष भाग में वायु हो। बच्चों मैंने आपको यह भी समझाया था कि विद्युत धारिता के सूत्र में एप्सिलॉन 0 का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि एसआई पद्धति का सूत्र है और एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक फेरेड होता है। तो हम यहाँ पर फेरेड लिख देते हैं और इसको डब्बे में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फेरेड। ठीक है, या ये गोला नहीं लगाना है ना, ये केवल क्या है, ये है। और इसे कहते हैं उस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत पदार्थ और शेष भाग में वायु हो। बच्चों आंशिक लिखते समय बिंदु का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, शेष अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।